दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम इस क्लास के अंदर एनर्जी बैरियर, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। और मेरी जो इसी चैप्टर की जो सेकंड क्लास थी या थर्ड क्लास थी, उसके अंदर मैंने आपको ग्राफ एक्सप्लेन किए थे। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और एक कॉमन एग्जांपल लिया था कि एक हिल है और हिल पर हमको एक स्टोन चढ़ाना है, तो 3 लेबर मिलके उस स्टोन को ऊपर चढ़ाते हैं और उसके बाद वो स्टोन को हिल के टॉप पर ले जाते हैं और फिर उसको धक्का दे देते हैं, उसको पुश कर देते हैं। तो वो जो स्टोन है जो 3 लेबर लेके हिल के ऊपर चढ़ रहे थे, ये तो होगी स्लो स्टेप। और हिल के टॉप पे पहुंचने के बाद जैसे उन्होंने उसको पुश किया, धक्का दिया और वो नीचे मूव करता हुआ वापस हिल के उस तरफ जाके गिरा, तो ये थी उसकी फास्ट स्टेप। और ये हम चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप होता है वो एंडोथर्मिक होती है और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ये इसका किसी रिएक्शन का एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं मैं। और इसके अंदर क्या है, आप ये देखो, ये कोई केमिकल रिएक्शन है और उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये ऑलरेडी हम सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर है ये रिएक्टेंट्स। आर रिएक्टेंट को बता रहा है, आई इज द इंटरमीडिएट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट, तो ये हो गई इसका स्लो स्टेप, ये हो गई इसकी फास्ट स्टेप, ये एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम ये है इसका पाथ ऑफ रिएक्शन। अगर हम इसका ये डिस्कस करें तो यहां पर एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी भी तो जीरो नहीं होती बेटा। रिएक्टेंट का एनर्जी भी जीरो नहीं होता है। रिएक्टेंट का भी तो कुछ एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। जीरो एनर्जी तो यहां है, तो रिएक्टेंट है ऑलरेडी सम एनर्जी। रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होती है और रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और उसको मैं ER से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ER इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और मैं इसको सिंपली एनर्जी ऑफ रिएक्शन कह देता हूं, मैं सॉरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कह देता हूं। सिमिलरली प्रोडक्ट का भी कुछ एनर्जी होगा, तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है और साथ में ये है, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा E भी बोलते हैं इसको और डेल्टा H भी कहते हैं। तो यहां पर जो डेल्टा E या डेल्टा H है, इट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ और एंथैल्पी ऑफ एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
यहां एक साथ ही लिख देते हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड ईपी इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और यहां पर इंटरमीडिएट स्टेट में जो एनर्जी होती है, इंटरमीडिएट स्टेट पर जो एनर्जी होती है, यहां पर भी तो रिएक्शन का कुछ एनर्जी है। जो दिस इज द एनर्जी, जो मैक्सिमम पीक पर एनर्जी है, जो मैक्सिमम पीक पर एनर्जी है या इंटरमीडिएट की एनर्जी है, जहां स्लो स्टेप खत्म हो गया वो फास्ट स्टेप में एंटर करेगा, तो दिस इट इज कॉल्ड, this energy is called ET. ET is called threshold energy. ET को हम क्या बोलेंगे? Threshold energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां अभी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो इंटरमीडिएट की एनर्जी है। यहां पर ये मेंशन भी की हुई है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट को वो हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, रिएक्टेंट के पास, मैंने क्या कहा, आप ये मत सोचो कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी नहीं है। रिएक्टेंट हैव ऑलरेडी सम एनर्जी, रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, ठीक है, वो बिल्कुल मरा हुआ नहीं होता है, मतलब उसकी उसमें इट हैव सम एनर्जी, पर वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इस एनर्जी बैरियर को पार कर सके, यानी उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उस एनर्जी बैरियर को पार कर सके, तो उसको एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी बैरियर का मतलब समझो, एनर्जी बैरियर का मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ये इसको हम एनर्जी बैरियर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैरियर बोलते हैं। तो इस टॉप तक जाने के लिए इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। जैसे हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, तो जो यंग पीपुल्स होते हैं वो तो बिना किसी सपोर्ट के खुद ही पैदल मूव करते हुए टॉप तक पहुंच जाते हैं, टेंपल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जिनमें एनर्जी कम होती है, तो वो क्या करते हैं, वो पालकी का सहारा लेते हैं, 4 जने उनको पालकी में बिठा के और उनको उठा के ले जाते हैं। यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें एनर्जी तो है कुछ, पर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो टॉप तक जा पाए खुद से चल के, तो उनको एक एडिशनल सपोर्ट देना पड़ता है एनर्जी का, कि उसको जो 4 लोग पालकी में बिठा के और ऊपर तक ले जाते हैं। तो उसी तरह से रिएक्टेंट का एनर्जी भी, बेटा रिएक्टेंट का एनर्जी भी, एनर्जी होती तो है लेकिन इतनी नहीं होती है कि वो इस टॉप तक पहुंच पाए और उसके बाद फास्ट स्टेप में एंटर कर पाएगा वो। तो इसीलिए हम इस रिएक्टेंट को एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, जिस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके अपनी स्लो स्टेप को कंप्लीट करता है। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को, जिससे वो रिएक्टेंट अपनी स्लो स्टेप को कंप्लीट कर पाए, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये रिएक्टेंट स्लो स्टेप को कंप्लीट नहीं करेगा, और स्लो स्टेप को कंप्लीट नहीं करेगा तो फास्ट स्टेप में कैसे एंटर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्टेंट को एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है जिससे वो अपनी स्लो स्टेप को कंप्लीट कर जाए, तो वो अपने आप ही फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्लो स्टेप को कंप्लीट करने के लिए जो हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, और इस रिएक्टेंट और इसके बीच में एक एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस को हम एनर्जी बैरियर कह रहे हैं। ये एनर्जी बैरियर है,
ये यहां से लेके यहां तक ये बैरियर है। इस बैरियर की वजह से रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको। किसी भी कोई भी डैम होता है, ठीक है, जैसे कोई भी लेक है, फतेह सागर है, कोई भी लेक है, तो उस पर पाल बनी हुई रहती है जिसको हम इंग्लिश में डैम बोलते हैं। तो ये डैम क्या करता है, ये डैम वाटर को आगे फ्लो होने से रोकता है। तो डैम बना दी, तो डैम की वजह से वो जो पानी बहता हुआ आ रहा था वो एक जगह रुक जाता है। ये डैम है एनर्जी बैरियर। इस एनर्जी बैरियर की वजह से वो वाटर डैम से पहले आके रुक जाता है। वो अब अपने आप आगे नहीं बढ़ेगा। अगर उसको आगे बढ़ना है तो पंप करना है तो एनर्जी देनी है, तो वो डैम को पार करके आगे जाएगा। जैसे हम पंप करते हैं ना वाटर को हमारे अंडरग्राउंड टैंक से ऊपर मशीन से, तो उसी तरह से उस वाटर को भी पंप करना पड़ेगा। तो डैम पाल जो लेक पर बनी रहती है, वो डैम क्या है, डैम इज द एनर्जी बैरियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे कोई पूछे कि कोई भी रिएक्शन, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, क्यों नहीं स्पॉन्टेनियस होती है। केमिकल काइनेटिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो हम बोलेंगे चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपना एनर्जी बैरियर पार करना पड़ता है। और इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए ही हमको ये एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब तक हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देंगे, ये एनर्जी बैरियर पास नहीं होगा, रिएक्शन फास्ट स्टेप में जाएगी नहीं, तो प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो एनर्जी बैरियर इज अ रीजन जिसकी वजह से कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो। बहुत बार मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सी अपने आप चालू हो जाएगी? सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने आप चालू हो जाएगी। बेटा गलत जवाब। न एक्सोथर्मिक न एंडोथर्मिक, दोनों ही रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए हमको एक मिनिमम एनर्जी देनी है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अब दूसरी एनर्जी आ रही है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इस डायग्राम से वेल क्लियर हो रही है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो रिएक्शन के अंदर मैक्सिमम एनर्जी है, इंटरमीडिएट की एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मैक्सिमम एनर्जी है, इंटरमीडिएट की एनर्जी है। टॉप पर, हिल के टॉप पर जो पर्सन खड़ा है उस समय जो उसकी एनर्जी है वो उसकी मैक्सिमम एनर्जी है। उसके बाद तो वो जंप करके नीचे जाएगा तो वापस एनर्जी कम होने लगेगी। तो ये दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट की एनर्जी है जिसकी, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि जैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है, तो उसके बाद वो तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली मैंने। जैसे ही रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती हुई किसके बराबर हो जाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है, तो उसके बाद रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए, या यूं बोलो हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट पर जब आता है, जिसके बाद वो फास्ट स्टेप में एंटर हो जाएगा, उस समय की जो एनर्जी है उसको अपन क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the colliding molecule must possesses as to make the chemical reaction to occur is known as threshold energy। यानी रिएक्टेंट की उतनी एनर्जी आ गई कि अब वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्चुअल में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम थी।
एनर्जी थी तो सही, पर थ्रेशोल्ड एनर्जी से उसकी एनर्जी कम थी। तो हमको इस रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज करते करते कहां तक लाना है? हमको इस रिएक्टेंट की एनर्जी को इंक्रीज करते करते किसके बराबर लाना है? इस रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर लाना है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर जब एनर्जी रिएक्टेंट की हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर जब रिएक्टेंट की एनर्जी हो जाएगी, तो वो तेजी से केमिकल रिएक्शन में एंटर कर जाएगा, तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी वो रिएक्शन की मैक्सिमम एनर्जी है, उसके बाद तो वो वापस नीचे आने लग गया, यानी वापस उसकी एनर्जी कम होने लग गई, क्योंकि एनर्जी ही बढ़ रही है, इसके बाद तो वापस एनर्जी कम होने लग गई। तो कौन से मॉलिक्यूल, आपसे कोई पूछे कि कौन से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, तो जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, ज्यादा मिल गई तो भी रिएक्ट करेगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा है, अब ये तो हो गया ईटी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को हम देखें तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी E is the activation energy. E is the activation energy of reaction. अब यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसका डिफरेंस होगी? ये यहां पर क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये रिएक्ट माइनस एनर्जी ऑफ। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। इससे हम तो दिस माइनस दिस, यही तो है। देखो बेटा, बिल्कुल डायग्राम से भी क्लियर हो, ये किसका डिफरेंस है? ईटी माइनस ईआर कर दो तो ये आ जाएगा, ईटी माइनस ईआर इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो आई थिंक अब आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया है। और यहां पर ये लिखा हुआ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सही, इस रिएक्टेंट को हमको इतनी एनर्जी देनी है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए। इस रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी, ये रिएक्टेंट इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ताकि इसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। तो इसको यहां तक लाना है। इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी को क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी कम है बेटा, और थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ाना है। रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ाते हुए कहां तक लाना है? रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ाते हुए थ्रेशोल्ड एनर्जी तक लाना है। तो इसकी एनर्जी को बढ़ाते हुए यहां तक लाए तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है और वो तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखो आप, अब यहां पर आप देखो कि जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये बुक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो लैंग्वेज कॉपी पेस्ट की है मैंने। वी आर क्वाइट फेमिलियर विद केमिकल रिएक्शंस सच एज बर्निंग ऑफ कोल गैस इन एयर और कंबंशन ऑफ कार्बन और कंबंशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या कंबंशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, अब कंबंशन तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ब्लास्ट होकर आगे बढ़ता है। यानी अगर आप पेट्रोल पंप पे आग लगती है तो कितनी तेजी से ब्लास्ट होकर, या बारूद में फटाके में आग लगती है तो कितना तेजी से वो ब्लास्ट होता है। तो ये सब रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, फिर भी अपने आप नहीं होती है। फटाके की दुकान पे अपने आप आग नहीं लगती है, पेट्रोल पंप पर अपने आप आग नहीं लगती है। which do not occurs unless some energy in one form or the other is supplied to reacting system। जब तक हम कुछ एनर्जी नहीं देंगे तब तक पेट्रोल बर्न नहीं होगा, बारूद बर्न नहीं होगा,
बम ब्लास्ट नहीं होंगे, भले वो थोड़ी सी एनर्जी हो। Thus, some extra energy has to be supplied to the reactants to bring their energy equal to the threshold energy. इस वजह से कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो। There is some energy barrier between reactant and product molecule. तो ये हमने डिस्कशन किया। आप फिर देखो ये सारे पॉइंट जो मैंने, द एक्सेस एनर्जी, ये वाली, द एक्सेस एनर्जी ओवर एंड अबव द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, सारा पढ़ा चुका हूं बेटा। द एक्सेस एनर्जी, ये वाली, द एक्सेस एनर्जी ओवर एंड अबाउ द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आप देखो मैं जब रीडिंग करता हूं, ठीक है, तो आप इस प्रेजेंटेशन को देखो, सब समझ में आ रहा है। इसका मतलब एक्टिवेशन क्या है, एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि, और इसको, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इनको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इट इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दो तरह के होते हैं। एक तो ये बनाई हुआ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्रेजेंट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये प्रेजेंट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। किसका है बेटा ये, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम 11 से पढ़ रहे हैं बेटा कि अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो यहां पर देखो, इस केस के अंदर जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, यानी रिएक्टेंट इनिशियल एनर्जी है और प्रोडक्ट फाइनल एनर्जी है। तो यहां पर जो डेल्टा H आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इट्स नेगेटिव। तो इस रिएक्शन के लिए आप देख लो डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई। ये रिएक्शन बेटा क्या हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। सपोज करो यहां एनर्जी इसकी 30 है, जस्ट एक अजम्पशन लिया है, या एनर्जी एवरेज रिएक्टेंट की जो एवरेज एनर्जी है वो 30 है, और यहां पर आते आते वो 40 हो गई या 45 हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी 45 हो गई, एक्स्ट्रा 15 एनर्जी चाहिए, और फिर वापस यहां पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो हो गई 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना आया, इस रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज कम्स आउट 45 माइनस 30, यानी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई हमारे पास 15 किलो जूल पर मोल, जो भी यूनिट है। अगर मैं इस रिएक्शन का
डेल्टा एच का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 20, प्रोडक्ट जो बना उसकी एनर्जी कितनी है 20, रिएक्टेंट की कितनी थी 30 माइनस 10 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज और समझना बेटा, यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन की, ये वाली हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन। ध्यान दो मैं इधर लिख रहा हूं फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन इधर आया। अगर अपन रिएक्शन को उल्टा चला दें, यूं आ जाए, तो प्रोडक्ट से इंटरमीडिएट तक आएंगे, तो अब इस रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी 45 माइनस 20। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, ध्यान दो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन कितनी होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है वो तो फिक्स है, किसी भी इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी तो रिएक्शन का कांस्टेंट वैल्यू है 45, फिर इसको यहां तक लाएंगे, फिर इधर धक्का देंगे, रिवर्स रिएक्शन यानी प्रोडक्ट को मैं रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, प्रोडक्ट को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है 20, तो 45 माइनस 20 तो ये आ जाएगा माइनस 25। तो रिवर्स रिएक्शन का क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस, तो यहां पर ये आ जाएगा, यानी कहने का मतलब हमको 25 एनर्जी इसको देनी है, थोड़ा सा यहां पर रिवर्स रिएक्शन के लिए हो जाएगा, सॉरी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, क्योंकि यह रिवर्स हो गया तो ये फॉर्मूला भी रिवर्स हो जाएगा, नहीं सही था बेटा, सॉरी वही है, फाइनल माइनस इनिशियली रहेगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 25। वो मैंने भूल से माइनस लिख दिया तो मेरे को लगा मैंने मिस्टेक कर दी है, नहीं की थी मिस्टेक, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। इसका मतलब हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे तो 25 देंगे, फॉर्मूले दोनों सेम रहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट या थ्रेशोल्ड एनर्जी में से प्रोडक्ट। तो कुल मिला के ये हुआ कि ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन में सीधी बात है, वैसे डायग्राम से क्लियर है, 20 को 45 में, ये 20 इसका एनर्जी है, देखो बेटा इसका एनर्जी कितना है 20 को 45 में कन्वर्ट करना है तो 25 देना है, ये 25 देना है। लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट को यहां तक ला रहा हूं तो 30 से 45 करना है तो 15 देना है। और यहां इसका मतलब हमने रिएक्टेंट का एनर्जी, हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट का एनर्जी कितना था 30, वो जब सारा ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, सारा ये रिएक्टेंट है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो पहले सिस्टम का एनर्जी 30 था, और जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो सिस्टम का एनर्जी 20 हो गया। पूरा रिएक्टेंट मतलब पूरे रिएक्टेंट को मैं क्या बोल रहा हूं सिस्टम, क्योंकि सिस्टम बाउंड्रीज नहीं होती, बीकर के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है तो बीकर इज अ नॉट सिस्टम, बीकर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो सिस्टम है, वॉल सराउंडिंग का पार्ट होती है। तो ये रिएक्टेंट 30 यानी सिस्टम का एनर्जी 30 है, पूरा रिएक्शन हो गया, सिस्टम प्रोडक्ट में, ये जो रिएक्टेंट सिस्टम था वो प्रोडक्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, ये रिएक्टेंट सिस्टम था वो प्रोडक्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया और उसकी एनर्जी हो गई 20। तो सिस्टम की एनर्जी कितनी कम हो गई, सिस्टम की एनर्जी कितनी कम हो गई 10 कम हो गई। ये माइनस कम होने को बताता है, माइनस कम होने को बताता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट सिस्टम की एनर्जी 30 थी, जब ये रिएक्टेंट सिस्टम पूरा प्रोडक्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया तो टोटल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो गई 10, तो ये -10 का मतलब 10 डिक्रीज हो गई। तो सिस्टम से 10 एनर्जी, सिस्टम 10 एनर्जी लूज कर गया, सिस्टम ने 10 एनर्जी रिलीज कर दी, किधर सराउंडिंग में, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई।
सिस्टम ने 10 एनर्जी लूज कर दी। -10 का मतलब, -10 का मतलब क्या हुआ? सिस्टम ने 10 एनर्जी लूज कर दी, रिएक्शन ने 10 एनर्जी लूज कर दी। अब अगर तो इसका मतलब ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ गई और मैंने थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन किया इसको। अब आप एक और देखो कंसेप्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा? ये इस तरह का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनता है। इसमें ये रिएक्टेंट, ये इंटरमीडिएट, ये प्रोडक्ट, सब चीजें वैसी है, पैटर्न डिफरेंट है। यहां पर ये एनर्जी इंक्रीज, यहां पर वही ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्रोडक्ट। मैंने इसीलिए ये वाइप आउट नहीं किया, मिटाया नहीं, दोनों में कंपैरिजन करके देख लो आप। ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी देखो, जनरली एक्टिवेशन एनर्जी हम फॉरवर्ड रिएक्शन की ही लेते हैं, ठीक है ना? वो तो मैंने जस्ट बता दिया, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आ जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। बैकवर्ड रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? तो 20 से 45 है, यानी 25 एनर्जी देनी है। लेकिन हमको जब भी इन जनरल बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट जाना, रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करने के लिए जितनी एनर्जी रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करेगा उसी को ही एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ही होती है, लेकिन जब मेंशन हो कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब आप कुछ अलग सोचना, बाकी सोचने की जरूरत नहीं है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन की है अगर मेंशन नहीं हो तो। अब आप ध्यान से देखें इसमें क्या है, बाकी सब वही थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये प्रोडक्ट। यहां पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट का एनर्जी, तो यहां पर क्या देख रहे हैं? ये तो हो गया बेटा पाथ ऑफ रिएक्शन। ध्यान दो बेटा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। डिफरेंस समझो बेटा, यहां पर ये है और यहां पर ये है, इन दोनों में कंपैरिजन कर लो। यहां पर प्रोडक्ट नीचे है, यहां प्रोडक्ट ऊपर है। ये जो डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा एच। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इस डिफरेंस को हम डेल्टा एच कहते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहां पर डेफिनेटली ईपी ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम जाएगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आना मतलब क्या हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज द एंडोथर्मिक। दोनों को आप कंपेयर कर लो, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली समझ में आ गया, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर है। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट रहती है, ठीक है। जैसे यहां अब एक क्वेश्चन ये हो गया कि यहां फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 15, बैकवर्ड की 25।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, 20 से 45, ये ज्यादा होगी, देखो ग्राफ से क्लियर है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। अब इन ग्राफ से आप समझ जाओगे, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप कर लोगे इसको। अब हम यहां तक डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? कोलिजन थ्योरी। और कोलिजन थ्योरी क्या है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है, रिएक्शन की जो रेट है वो कोलिजन्स पे डिपेंड करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर। जितनी ज्यादा कोलिजन्स होगी उतनी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसने क्या कहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स के बराबर होती है। सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन्स और एक्टिव कोलिजन्स। कुछ स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि जितनी ज्यादा कोलिजन्स होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। नहीं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव कोलिजन्स और एक्टिव कोलिजन्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इफेक्टिव कोलिजन्स और एक्टिव कोलिजन्स क्या होती है? एक्टिव कोलिजन्स और इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होती है इसको हम डिस्कस करते हैं। फिर हम वापस रिवर्स आके उस स्टेटमेंट को रीड करते हैं जो अभी मैंने हटा दिया। देखो, मैं इस रिएक्शन ये के इस पे लगाया मैंने, ये एक रिएक्शन अज्यूम कर लो आप। तो ये रिएक्शन कब होगा? ये रिएक्शन तभी होगा जब एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन हो, यानी ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन हुआ। तो आप बोलेंगे सर व्हाट यू मीन बाय प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन? एग्जैक्ट मैं क्लियर करता हूं। अब ये दोनों ये हुई, देखो बेटा, ये है, दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली कोलिजन। अब इम्प्रॉपर कोलिजन्स क्या है? देखो, अगर मैं ये कोलिजन कर रहा हूं, क्या ढक्कन लगेगा? क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में कोलाइड नहीं कर रहा है। और देखो कभी नहीं हो गई कोलिजन, तो देखो मैंने बहुत सारी कोलिजन्स की, तब जाके कुछ कोलिजन्स प्रॉपर कोलिजन्स होगी। क्योंकि देखो सीधी बात है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो रैंडमली कोलाइड करते हैं। उनकी तो कोई आई और ब्रेन होता नहीं है कि अपनी आई से देख के ब्रेन लगा के, अपनी आंखों से देख के दिमाग लगाएंगे कि यार ये डायरेक्शन है, क्यों जुड़ जाते हैं। वो तो उनकी रैंडम कोलिजन्स होती है। अब उस रैंडम कोलिजन में कोई ना कोई बहुत सारी कोलिजन्स होती है, तो उन बहुत सारी कोलिजन्स में से कुछ कोलिजन ऐसी होती है जो क्या हो जाती है, लग गया निशाने पे तीर चला गए, आंखें मीच के कोई तो तीर निशाने पे लगेगा। तो यहां पर भी यही बात है बेटा, मॉलिक्यूल रैंडमली कोलाइड करते रहते हैं, तो कुछ कोलिजन प्रॉपरली हो जाती है, प्रॉपर ओरिएंटेशन से हो जाती है, तो जिससे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। पर इसमें भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? देखो, अब ये कोलिजन प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। आप बोलोगे सर बिल्कुल प्रॉपर कोलिजन है, तो ढक्कन बंद हो जाना चाहिए, हो ही नहीं रहा। ढक्कन बंद हो जाना चाहिए, हो ही नहीं रहा। ढक्कन बंद हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है। ये देखो, ये ढीला है, तो क्यों नहीं हुआ? मैं तो अभी कह रहा हूं, अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा कि सर जब कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन से हो रही है तो कैप बंद हो जाएगी। कहां हुई? इसीलिए नहीं हुई बेटा, क्योंकि ये कोलिजन तो प्रॉपर ओरिएंटेशन से हुआ, पर इस
प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली कोलिजन में वो एनर्जी नहीं थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं थी, अभी अभी पढ़ा चुका हूं मैं। इन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी थी, ये इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये ढक्कन लगने, देखो दम लगाया ना मैंने, यानी एनर्जी दी है। तो अगर मैंने प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन से यहां कोलिजन तो हो गई, पर इन कोलिजन्स के अंदर एनर्जी नहीं है, तो भी बॉन्ड पुराने वाले ओल्ड वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएंगे, तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी? इसका मतलब दो चीजें एक साथ मीट करनी चाहिए। देखो जैसे अब देखो, अब ढक्कन लग रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन भी हुई और ये एनर्जी भी मिली इसको, तो एक साथ दो चीजें मीट करेगी, एक साथ दो चीजें मीट करेगी तो जाके रिजल्ट आएगा रिएक्शन का। जैसे मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो रिजल्ट मेरी क्लास का अच्छा आएगा? नहीं। मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, मैं अच्छा ही नहीं पढ़ा रहा हूं और मेरे स्टूडेंट काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी इंटेलिजेंट है, तो रिजल्ट आएगा? तो भी नहीं। तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? टीचर भी अच्छा हो, अच्छे से टीचर हार्ड वर्क कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा हो, उसका नॉलेज अच्छा हो टीचर का, और इधर से स्टूडेंट भी रेगुलरिटी मेंटेन करे, इंटरेस्ट ले और लगातार हार्ड वर्क करे, तो रिजल्ट आएगा। यानी दोनों चीज मीट होनी चाहिए, अच्छा टीचर भी होना चाहिए, अच्छा स्टूडेंट भी होना चाहिए, तो इस वजह से अच्छा रिजल्ट आता है। रिजल्ट केवल सिंगल हैंडेड नहीं होता है, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती है, उसी तरह से रिजल्ट भी, किसका रिजल्ट, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट जो है वो क्या है? स्टूडेंट और टीचर दोनों के कंबाइंड एफर्ट है। उसी तरह से यहां पर किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बने तो एक साथ दो चीजें मीट होनी चाहिए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए। सेकंड, जब डायरेक्शन सही है, ओरिएंटेशन सही है, तो प्रॉपरली ओरिएंटेशन में कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल में एनर्जी भी होनी चाहिए, तो ही प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो यूं देखा जाए तो जो कोलिजन है, ध्यान देना, जो कोलिजन है बेटा, कोलिजन थ्योरी है, तो according to collision theory a reaction takes place because the molecule collides with each other, ठीक है? The number of collision that takes place per second per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency. ग्रीन फॉन्ट में लिखा हुआ है collision frequency। वापस सुनो, collision frequency की डेफिनेशन क्या है? The number of collisions that takes place per second per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency। यानी एक सेकंड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में जो कोलिजन्स हो रही है, 1 सेकंड के अंदर जो पर यूनिट वॉल्यूम में कोलिजन्स हो रही है, उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, फिर बोल रहा हूं, क्योंकि इन कोलिजन में से बहुत सारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इनप्रॉपरली कोलाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे अगर प्रॉपरली कोलाइड कर भी रहे हैं तो फिर उनमें थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो 10⁻20 से लेकर 10⁻22 तक होती है, यानी एक सेकंड में 10⁻20 गैसियस रिएक्शन में, तो एक सेकंड के अंदर 10⁻20 21 एक सेकंड में इतनी सारी पर यूनिट वॉल्यूम में कोलिजन्स हो जाती है। अगर एवरी कोलिजन इज गिव प्रोडक्ट, तो उस केस में तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी। दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन 10⁻⁻6 और -8 सेकंड में हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। आपको बात समझ में आ गई कि कोलिजन कौन सी होनी चाहिए जिससे हमारे को प्रोडक्ट मिले। हम इसको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल एनसीईआरटी बुक का ही है, 2HI gives H2
plus I2. 2HI gives H2 plus I2. देखो बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? इस रिएक्शन के अंदर 2HI मॉलिक्यूल H2 plus I2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये एक सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। बायोमोलिकुलर कोलिजन होगी यहां। बायोमोलिकुलर कोलिजन्स का मतलब, देखो हम जब बोलते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन, तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब दो मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे एलिमेंट्री रिएक्शन में। ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, एक साथ जब तीन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और तो प्रोडक्ट बनेगा, तो हम बोलेंगे ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, या दिस इज द बायोमोलिकुलर रिएक्शन। यहां पर मैं कुछ आपको कोलिजन्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखो बेटा, यहां पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये 2HI है, तो ये सारी बायोमोलिकुलर कोलिजन्स बता रहा हूं मैं। वन, टू, थ्री, 4 बायोमोलिकुलर कोलिजन्स है। ऐसे नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। मैं और भी बना सकता हूं आड़े टेढ़े कैसे भी करके, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिए, 4 एग्जांपल दिए। ये मोड ऑफ कोलिजन्स है 4। ये मोड, ये पहला मोड है कोलिजन का, ये दूसरा मोड है, ये तीसरा मोड है, ये चौथा मोड है। ऐसे 1000 मोड्स बना सकता हूं मैं कोलिजन्स के। पर मैं इन 4 कोलिजन्स में से, मेरा क्वेश्चन आपसे है, इन 4 कोलिजन में से इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को देखते हुए मेरा क्वेश्चन आपसे है, बताओ इन चारों में से 1, 2, 3, 4 में से कौन सी कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रही है? कौन सी कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रही है? सोचो। यस, अगर आपने फर्स्ट सोचा है तो वो सही है, क्योंकि फर्स्ट में ही ये H H आपस में कंबाइन करेंगे और H2 बन जाएगा, और I I आपस में कंबाइन करेंगे तो I2 बन जाएगा। ये सेकंड वाली कोलिजन इसीलिए इम्प्रॉपर है कि कोलिजन इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर है। ये H H एक ही डायरेक्ट सामने सामने, I I आमने सामने। या तो ये हुआ तो क्या होगा, H I से कोलाइड करेगा, I H से तो वापस H I H I बन जाएगा, प्रोडक्ट तो बनेगा ही। तो ये कोलिजन क्या हो गई, इम्प्रॉपर कोलिजन। हटाओ इसको, ये कोलिजन भी इम्प्रॉपर कोलिजन है, दिख ही रही है। सब इन चारों में से जो प्रॉपर कोलिजन है फर्स्ट, I से I कर रहा, हाइड्रोजन दूसरे डायरेक्शन में चला गया। यहां पर ये देखो आड़ी टेढ़ी कोलिजन हो रही है। तो ये ऐसी आड़ी टेढ़ी इम्प्रॉपर कोलिजन्स तो बहुत सारी होती है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये रेस में होते ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे, बेटा में अदरवाइज मत लेना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइंस ले लेते हैं, कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हैं, पर करते नहीं है, बस आराम करते रहते हैं, पढ़ते नहीं है, सिंसियरिटी नहीं रखते हैं। बेटा रखो नहीं तो प्रॉपर वर्क नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ प्रॉपर वर्क होगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया बेटा। अब ये प्रॉपर कोलिजन है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बताओ ये प्रोडक्ट दे सकता है या नहीं दे सकता? तो आपका आंसर होगा सर यस, और दूसरा आंसर होगा नो। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन तो हो रही है, पर इसमें एनर्जी फैक्टर भी काम करेगा। अब अगर इसकी एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी या ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो ये कोलिजन प्रॉपर होते हुए भी वापस अलग अलग हो जाएंगे। यानी कोलिजन तो हुई, पर एनर्जी प्रॉपर न होने की वजह से क्या हो गई, रिएक्शन कोलिजन फेल हो गई। अब क्या हुआ, ये स्लो स्टेप हो गई, और जैसे अब सपोज करो ये मैंने कहा कि ये क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन
कोलिजन, क्या लिखा है बेटा मैंने? यस, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसके अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यस, थ्रेशोल्ड एनर्जी है या फिर उससे ज्यादा है, तो यस दिस। अब इस केस में दिस कोलिजन, इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी या इससे ज्यादा होगी। नाउ दिस कोलिजन इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन, नाउ दिस कोलिजन इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन और एक्टिव कोलिजन। ये रिजल्ट देगा बेटा, ये रिजल्ट देगा। आपसे कोई पूछे कि इफेक्टिव और एक्टिव कोलिजन क्या होती है? कोलिजन हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन विथ एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब क्या हो गया बच्चों? रिएक्शन आगे बढ़ना स्टार्ट हुई। ओल्ड बॉन्ड, ये ब्लैक वाले बॉन्ड है ओल्ड, ये वाले बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया है, ये दोनों बॉन्ड टूट रहे हैं। ये ब्रोकन लाइन इसलिए बनाई क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, सॉरी बेटा, ठीक है। और न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी अब ये रेड वाले जो हैं ये बॉन्ड बनना चालू हो गया है। इनके H और I के बीच में बॉन्डिंग थी, टूटने लग गई, और H और H के बीच में बॉन्डिंग बनने लग गई, I और I के बीच में बॉन्डिंग बनने लग गई। तो ब्लैक, ये तो बॉन्ड ब्लैक ब्रोकन लाइन टूटते हुए बॉन्ड को बता रहे हैं, रेड ब्रोकन लाइन फॉर्म होते हुए बॉन्ड को बता रहे हैं। ये जो इंटरमीडिएट बन गई, समझ में आ गया बच्चों? इसको कहते हैं इंटरमीडिएट, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये TS बन गई, ये TS बन गई। इसके क्या क्या नाम हैं? इसके नाम हैं, इसका नाम है इंटरमीडिएट, यस, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, यस, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। थर्ड, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये तीनों ही नाम इसके हैं जो बीच में बनते हैं। इस रिएक्शन, यहां पर हमको ये एनर्जी है, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, तो इसका मतलब इन्होंने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की है? इन्होंने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की है? एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तभी तो इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हुई है। तो स्लो स्टेप में हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी खर्च होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कहां खर्च होती है? स्लो स्टेप में। एक्टिवेशन एनर्जी कहां खर्च होती है? पहाड़ पे चढ़ते वक्त। कूदना है तो कौन सी एनर्जी? वो तो अपने आप नीचे पहुंचेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी, इसलिए ये स्लो स्टेप रहेगी। और ये बन गई इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है, इस इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है, इस इंटरमीडिएट की एनर्जी किसके बराबर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? ET के बराबर है। अब रिएक्शन पहुंच गई हिल के पीक पर और मौका मिल गया। अब इन दोनों हाइड्रोजन को लग गया कि अब हमारा ये बॉन्ड किसी काम का नहीं है और ये बॉन्ड ज्यादा अच्छा है, हमको यहाँ ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा है, हमको ज्यादा स्टेबिलिटी रेड बॉन्ड में फिक्स हो रही है। तो ये बॉन्ड और तेजी से घना होता जाएगा, ये और वेनिश होता जाएगा और तेजी से फास्ट स्टेप में H और I एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और अपने ज्यादा स्टेबल बॉन्ड, ज्यादा पसंदीदा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2HI S2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो गया। तो इसको इसलिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं। जब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आए तो ये एग्जांपल दो और ये लिखो, ये बीच में जो बन रहा है इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। बहुत बार इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैंने यहां लिखा, ट्रांजिशन एनर्जी। तो यहां पर जो एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं और ट्रांजिशन एनर्जी भी बोलते हैं। एक बात और सुनो बेटा,
बहुत बार हमसे कोई टीचर पूछ लेता है डिफाइन ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट इज अ इंटरमीडिएट। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बच्चे इसकी डेफिनेशन नहीं दे पाते ट्रांजिशन स्टेट की। ट्रांजिशन स्टेट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ अ रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, ब्लैक वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, रेड वाले बॉन्ड जो नए बॉन्ड हैं वो बन रहे हैं। ट्रांजिशन देखो, ये ओल्ड बॉन्ड ब्लैक वाले, ये रेड वाले न्यू बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन में क्या आ गया बेटा, ओल्ड बॉन्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ अ रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म साइमल्टेनियसली। तो ये ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा डेफिनेशन। अब इसका अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा, बहुत इजी बनेगा बेटा। ये देखो, ये पाथ ऑफ रिएक्शन। अब अगर इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं और ये एनर्जी ऑफ रिएक्शन, तो आप खुद ही सोचो कैसा बनेगा, खुद दिमाग लगाओ बेटा। देखो तो यहां पर हमारे रिएक्टेंट कौन है, 2HI। रिएक्टेंट कौन थे, ये 2HI। ये हमारी क्या थी, स्लो स्टेप। अब यहां पर क्या बन गई, ये यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया हमारे पास इंटरमीडिएट, समझ में आ गया इंटरमीडिएट। और ये हो गई हमारी फास्ट स्टेप, और ये बन गया हमारा H2 प्लस I2। ये एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये HI की जो एनर्जी है वो हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। H2 प्लस I2 की जो रिएक्शन एनर्जी है वो हो गई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आई थिंक आपका और बेहतर कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ये हो गई इंटरमीडिएट। तो इसका ये एनसीईआरटी बुक में भी बना हुआ है बेटा, ऐसे वैसा। तो मैं होप करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए यूजफुल हुई होगी, कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट, आरएनएस इक्वेशन, रिएक्शन पर कैटलिस्ट के इफेक्ट और कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ये चीज सब जानने के लिए इंतजार करें आप नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक पढ़ाऊंगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है।